टॉपिक पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे बोलो? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है तरंग प्रकाशिकी, है ना? तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी चैप्टर का, ऑप्टिक्स चैप्टर का यह दूसरा भाग है। तो प्रथम भाग जो है रे ऑप्टिक्स, ये हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या चर्चा करते हैं? मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, है ना, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रिज्म के बारे में, ठीक है ना, मानव नेत्र के बारे में पढ़े, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़े, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है ना। तो बहुत कुछ उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज से चालू कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, या उसकी तुलना में एक छोटा भाग है, छोटा चैप्टर है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, जो पहला इसका भाग था जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, है ना, या किरण प्रकाशिकी कहते हैं, इसमें माना जाता है प्रकाश कण है। इसमें क्या माना जाता है? प्रकाश कण है। इस चैप्टर में हम लोग माने थे कि प्रकाश जो होता है वह कण होता है ना। लाइट जो होता है वह पार्टिकल के रूप में रहता है। इस चैप्टर में हम लोग ये माने थे रे ऑप्टिक्स में कि लाइट क्या होता है? लाइट बिहेव एज पार्टिकल। प्रकाश जो है पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि प्रकाश जो है यह कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। क्या समझे? तो पिछले चैप्टर में माने प्रकाश क्या है? कण है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मानेंगे कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है? तरंग है। तो इस चैप्टर का टॉपिक यही है कि प्रकाश जो होता है वह तरंग स्वभाव का होता है, ठीक है ना। लाइट जो होता है वेव के जैसा बिहेव करता है। इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। लेकिन असली में क्या होता है? प्रकाश कण है या तरंग है ना। तो यदि कोई पूछेगा असली में प्रकाश कण है या तरंग है, तो प्रकाश के अंदर दोनों गुण होता है ना। प्रकाश के अंदर जो है दोनों गुण होता है, तरंग गुण भी है और कण गुण भी है। दोनों गुण है प्रकाश के अंदर, ठीक है ना। परिस्थिति पर निर्भर करता है कि या तरंग रूप दिखाएगा या कण का रूप दिखाएगा, है ना। ये किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर निर्भर करता है, आसपास की वस्तुओं पर निर्भर करता है। समझ गए कि नहीं? तो लेकिन प्रकाश के अंदर दोनों गुण होता है, तरंग गुण भी होता है और कण वाला गुण भी होता है। प्रकाश एक कण है। इसी से हम लोग, इस बात से हम लोग पढ़ते थे, परावर्तन पढ़े, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, ठीक है ना। कण सिद्धांत में क्या पढ़े? परावर्तन, रिफ्लेक्शन पढ़े, या अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ये सब, इन सब घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़े। किसमें? कण। प्रकाश को कण मान करके ये सारे सिद्धांतों को पढ़े। लेकिन प्रकाश एक तरंग है, इस बात को मान करके भी कुछ वैज्ञानिकों के बारे में उनका क्या विचार रहा, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइगेन्स का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? हाइगेन्स का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाइगेन्स का सिद्धांत, हाइगेन्स प्रिंसिपल। दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे यंग का प्रयोग, ठीक है ना, यंग्स एक्सपेरिमेंट। ये दो बात जो है मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हाइगेन्स का सिद्धांत और यंग का प्रयोग, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है जी? प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? तरंग दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है?
लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? तो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है बाबू? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है जी? अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग, किस प्रकार से माध्यम में गमन करता है? इस प्रकार से। ठीक है ना? अनुप्रस्थ तरंग जो है माध्यम में किस प्रकार से गमन करता है? इस प्रकार से गमन करता है। समझ गए? अच्छा देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से गमन करेगा। इसका जो ये ऊंचा वाला बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? शिखर या क्रेस्ट। और जो ये नीचे वाला बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? गर्भ, ड्रव। अच्छा, इसमें जो एक चीज होता है तरंग दैर्घ्य। हर तरंग का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। क्या? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ये क्या होता है वेवलेंथ? इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? किसी भी तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? दो शिखरों के बीच की दूरी, दो लगातार शिखरों के बीच की दूरी, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है ना? दो लगातार शिखरों के बीच की दूरी, या दो लगातार, ये जो घाटी है, इसको घाटी भी कह सकते हैं, घाटियों के बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जो कि हर तरंग में होता ही है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो लगातार शिखरों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को, है ना? दो लगातार शिखर या दो लगातार गर्त, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार शिखरों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, अंग्रेजी में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ड्रम्स is known as wave. प्रकाश जो होता है इंद्रधनुष, उसमें 7 रंग है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। वेवलेंथ कितना होता है? 7। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? लगभग 8000 के करीब एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 8000 के करीब, नैनोमीटर में बोलेंगे तो 800 के करीब। ठीक है ना? 8000 ए के ऊपर बिंदु, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, तो 8000 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में बोलेंगे तो 800 नैनोमीटर। ठीक है ना? इन दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर।
तो तरंग दैर्घ्य जो होता है किसी भी तरंग का, ये महत्वपूर्ण गुण है ना, किसी भी वेव का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। ठीक है, इन सब बातों को लिखेंगे। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, लेकिन साथ साथ में प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है ना। साथ साथ में प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव तो है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ना। दोनों बात याद रखेंगे, प्रकाश ट्रांसवर्स वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। वैसे ही उतारना है, नहीं उतारे तो मिटा है। अगला टॉपिक लिखेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। तो पहली बार न्यूटन कहे थे कि प्रकाश किसी भी दीप्त वस्तुओं से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से किसके रूप में निकलता है? तो कणों के रूप में निकलता है। कोई भी दीप्त वस्तु है, जैसे कि ये मरकरी है, बल्ब है, इन सब में से जो प्रकाश निकल रहा है किसके रूप में निकल रहा है? कणों, सूक्ष्म कणों के रूप में निकल रहा है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल के रूप में निकल रहा है। प्रकाश भी जो निकलता है ऐसे वैसे नहीं, सूक्ष्म कणों के रूप में निकल रहा है। यह बात पहली बार कौन कहे थे? न्यूटन कहे थे कि प्रकाश जो निकलता है किसी भी, किससे? दीप्त वस्तुओं से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, किसके रूप में निकलता है? छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। मतलब मरकरी में से जो लाइट निकल रहा है, ये छोटे कण, जैसे भगजुगनी नहीं होता है, उसके अंदर अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसी प्रकार से ये मरकरी से जो लाइट निकल रहा है, वैसे ही छोटा छोटा भगजुगनी सब निकल रहा है, जो कि हम लोगों को आंख से नहीं दिख रहा है ना। उसी के कारण यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा लाइट देख पा रहे हैं, मरकरी के कारण। तो लिखेंगे न्यूटन के कणिका सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रत्येक स्रोत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रत्येक स्रोत इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रत्येक स्रोत से, हाँ, प्रकाश के प्रत्येक स्रोतों से, प्रकाश के प्रत्येक स्रोतों से, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रत्येक स्रोतों से प्रकाश के प्रत्येक स्रोतों से प्रकाश अति सूक्ष्म, प्रकाश के प्रत्येक स्रोतों से प्रकाश अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होती है, कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होती है। प्रकाश अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होती है। तो प्रकाश किसके रूप में उत्सर्जित होता है? अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसी में लिखेंगे न्यूटन ने यह सिद्धांत, हाँ, न्यूटन ने यह सिद्धांत कौन ईस्वी में दिए थे? 1675 ईस्वी में।
न्यूटन ने यह सिद्धांत 1675 ईस्वी में दी थी। न्यूटन ने यह सिद्धांत 1675 ईस्वी में दी थी। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी। कहने का मतलब देखो, कर्पस्कल का मतलब होता है कणिका। कर्पस्कल का क्या मतलब होता है? कणिका या कण। मतलब लाइट जो निकलता है वह छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। कर्पस्कुलर थ्योरी वही है। कर्पस्कल का मतलब कण या फिर पार्टिकल। तो लाइट जो निकलता है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से किसके रूप में निकलता है? छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इमर्जेस, according to this theory light emerges, according to this theory light emerges from a luminous object, light emerges from a luminous object in the form of tiny corpuscles, in the form of tiny corpuscles. तो लाइट इमर्ज करता है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, किसके रूप में? टाइनी मतलब सूक्ष्म, कर्पस्कल मतलब कण, सूक्ष्म कणों के रूप में निकलता है। टाइनी कर्पस्कल्स, कर्पस्कल्स का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख देंगे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। It was given by Newton in 1675, यह न्यूटन के द्वारा 1675 ईस्वी में दिया गया था। अब आगे हम लोग हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले तरंगाग्र की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तरंगाग्र की। तरंगाग्र लिखेंगे, अगला टॉपिक तरंगाग्र या वेव फ्रंट। लिखो तरंगाग्र। तरंगाग्र की परिभाषा लिखेंगे, या ऐसे कणों का समूह है जो समान कला में कंपन, जो समान कला में कंपन करते हैं, या ऐसे कणों का समूह है जो समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स vibrating in same phase। ठीक है, तरंगाग्र क्या है? ऐसे बिंदुओं का या कणों का समूह है जो समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम समझाते हैं, लिखना है।
ठीक है। तरंगाग्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो यह ऐसे कणों का समूह है जो समान कला में कंपन करते हैं। इसके बारे में अभी और डिटेल में बताएंगे। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, है ना, तरंगाग्र को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यह एक काल्पनिक सतह है, काल्पनिक पृष्ठ है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला, समान कला का अंग्रेजी हुआ सेम फेज, जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है ना। तो इसी परिभाषा को लिखने का दूसरा तरीका बताएं, और अंग्रेजी में ये परफेक्ट परिभाषा, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है ना। तो वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। अब देखो, ये सेम फेज में वाइब्रेट करने का क्या मतलब है? समान कला में वाइब्रेट करने का, कंपन करने का क्या मतलब है? इसको समझ लो। जो तुम लोग सोच रहे हो सेम फेज में वाइब्रेट करने का क्या मतलब है, देखो। ठीक है, समान कला में कंपन करने का क्या मतलब है? मान लो ये एक वेव है, तो समान कला में कंपन करने का मतलब ये है ये बिंदु ले ले ए और बिंदु बी ले ले। समान कला में कंपन करने का ये मतलब होता है कि यदि ये कण ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, और ये इस समय ऊपर जा रहा है, तो बी बिंदु भी ऊपर जाएगा, सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, है ना। समान कला में कंपन करने का ये मतलब है कि दोनों कण की अवस्था बिल्कुल एक जैसी है ना। तो यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि सभी का जो कंपन है वो एक तरह से ही है ना। यदि एक कण ऊपर जा रहा है तो सब कण ऊपर जाएगा, समान कला में कंपन करने का ये मतलब है ना। अगर एक कण नीचे जा रहा है तो सब कण नीचे ही जाएगा। तो समान कला में कंपन करने का यही मतलब है ना। समान कला में कंपन करने का क्या मतलब है कि जितने भी कण हैं वो सभी एक प्रकार से कंपन कर रहे हैं, एक प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, एक ही तरह से कर रहा है। यदि कोई कण स्थिर है तो समान कला का मतलब है जितने भी कण होंगे सब रेस्टे में होगा, सब स्थिर रहेगा, उसको बोलेंगे समान कला, सब रेस्ट में रहेगा। समझ गए? अब इसमें एक नियम ये है, प्रकाश की किरण जो होती है वह तरंगाग्र के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। नोट में लिखेंगे, इसको चित्र के द्वारा भी समझाएंगे। प्रकाश की किरण सदैव तरंगाग्र के लंबवत मतलब 90 डिग्री होती है। इसका मतलब यह है कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट जो होगा वह वेव फ्रंट के हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लिखेंगे।
अब चित्र बनाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। Three types of wave front. पहला गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। है ना, पहला नंबर लिखेंगे गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो ये गोलाकार तरंगाग्र है ना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है ना, गोलाकार तरंगाग्र। इसमें एक लाइन लिख लेंगे, किसी भी बिंदुवत स्रोत से गोलाकार तरंगाग्र कब बनेगा? गोलाकार तरंगाग्र कब बनेगा? तो किसी भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर स्रोत को हम S से दिखाएं, किसी भी बिंदुवत स्रोत S से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। अंग्रेजी में भी लिख लेंगे, it is produced by a point source. It is produced by a point source at finite distance. पीछे वाला समय 7.1 सेकंड। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग देखें पहले तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं? यह ऐसे बिंदुओं का समूह है जो समान कला में कंपन करते हैं। देखो उदाहरण में ये एक गोलाकार तरंगाग्र है ना, इसका मतलब ये है इस तरंगाग्र के ऊपर, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी बिंदु हैं ये सब सेम फेज में समान कला में कंपन कर रहा है ना। यह ऐसे बिंदुओं का समूह है। ये एक छोटा तरंगाग्र हुआ, ये एगो वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट क्या है? ऐसे बिंदुओं का समूह है जो समान कला में कंपन कर रहा है। ये सब कंपन कर रहा होगा इसका कारण हम लोगों को दिख नहीं रहा है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी कंपन कर रहा है हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो लेकिन ये सब जो कंपन करेगा सभी बिंदु एक जैसे करेगा, एक तरीका से करेगा।
तो ऐसे ही बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट करते हैं, तरंगाग्र करते हैं। यहाँ पे हम 3 को तरंगाग्र बनाए, एक तो ही बना दिए, फिर इसके बाहर एक तो बड़का तरंगाग्र, इसके बाहर और बड़का तरंगाग्र, ठीक है ना। तो कोई भी तरंगाग्र जो होगा वह बिंदुओं का समूह है जो समान कला में कंपन कर रहे हैं, समझ गए। इसके बाद हम नोट में क्या लिखाएं कि प्रकाश की जो किरण होती है वह तरंगाग्र के 90 डिग्री पर होती है। देखो ये सब तो तरंगाग्र है, ये गोल गोल जो है गोलाकार तरंगाग्र, और ये जो एरो बनाए है ये प्रकाश की किरण है, ये जो बनाए हैं लाइन ये सब क्या है, प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण जो होगी वह तरंगाग्र के 90 डिग्री पर होगी, ये रे ऑफ लाइट है ये सब। तो रे ऑफ लाइट जो होगा या वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर होगा, मतलब ये जो कोण होगा वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट के बीच कितना होगा, 90 डिग्री, समझ गया ना। तो तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होगी प्रकाश की किरण, तो तरंगाग्र और किरण के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बिंदु भी हम लोग समझ गए, प्रकाश की किरण सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो प्रकाश की किरण जो होगी वह हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होगी, ये बिंदु भी हम लोग समझे। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये भी हम लोग चित्र के द्वारा समझ गए, जो गोल होगा वो गोलाकार तरंगाग्र। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है गोलाकार तरंगाग्र कैसे बनेगा, तो बिंदुवत स्रोत के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, गोलाकार तरंगाग्र किसके द्वारा बनता है, बिंदुवत स्रोत के द्वारा बनता है, पॉइंट सोर्स के द्वारा। देखो ये बीच में है ये पॉइंट सोर्स, जिसको हम एस से दिखाए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, एक छोटा बल्ब हो सकता है, क्या समझे। उसके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा बिंदुवत स्रोत के कारण वो क्या बनेगा, गोलाकार बनेगा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बेलनाकार तरंगाग्र, ये वैसा ही लग रहा है जैसे संधारित्र था, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, वैसे ही हाँ कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे भी है पीला। दूसरा नंबर में लिखे बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये कैसा होगा, ये इस प्रकार से होगा बेलनाकार तरंगा। ये तब होगा जब सोर्स कैसा हो, इस प्रकार से, जब सोर्स एक लाइन के जैसा होगा, जैसे कि मरकरी एक लाइन के जैसा है, तो इससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा कैसा होगा, समझे ना। तो जब सोर्स कैसा होगा, स्रोत कैसा होगा, रेखा के जैसा होगा। तो बिंदुवत स्रोत के कारण गोलाकार संधारित्र, और रेखीय स्रोत के कारण, रेखीय स्रोत या रेखीय छिद्र के कारण परिमित दूरी पर बेलनाकार संधारित्र बनता है, बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है ना। तो रेखीय स्रोत या रेखीय छिद्र के कारण परिमित दूरी पर बेलनाकार तरंगाग्र बनता है, समझ गए। अंग्रेजी में लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लीनियर सोर्स या लीनियर पोल एट फाइनाइट डिस्टेंस।
और तीसरा हम लोग लिखेंगे समतल तरंगाग्र। तीसरा नंबर लिखेंगे समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव। अनंत दूरी पर स्थित स्रोत के कारण तरंगाग्र समतल होता है। यही है समतल तरंगाग्र। ये तीर वाला जो है ये सब प्रकाश की किरण है ना। ये जो तीर है ये सब क्या है? प्रकाश की किरण। ये सब तीर सब प्रकाश की किरण है। और ये जो सीधी रेखा है ये है समतल तरंगाग्र, है ना। ये जो है ये समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट है। और ये जो तीर सब है ये सब प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है। ठीक है। और ये समतल तरंगाग्र कैसे बनता है? जब सोर्स जो हो इंफिनिटी पर हो। सोर्स कहां पर हो? इंफिनिटी पर हो, तब प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो उसको अंग्रेजी में लिख देंगे इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी। When the source is at infinity, तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स इंफिनिटी पर हो। ठीक है ना। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा बोलो? जब सोर्स कहां पर है? इंफिनिटी पर है। अनंत दूरी पर स्थित स्रोत के कारण तरंगाग्र समतल होता है।